अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ यासिर। आज जो है हम इकनॉमिक्स 9708 पेपर 44 सॉल्व करेंगे, जो कि सेक्शन बी होगा, माइक्रो इकनॉमिक्स क्वेश्चन 2 एंड 3। एंड दिस इज़ द लेटेस्ट पेपर, मई जून 2025। तो क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 हमारे पास दो सवाल हैं। करना हमें एक होता है, बट विल डिस्कस बोथ ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2 का तो सैम्पल आंसर भी है, विच आई विल शो यू लेटर एज वी मूव ऑन। अच्छा, पहले दोनों क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 2, with the help of a diagram, consider whether economic efficiency can be achieved without government intervention in a market economy. अच्छा, ये एफिशिएंसी के ऊपर सवाल है जिसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टॉपिक टेस्ट करेगा ये, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ 20 मार्कर। इकोनॉमिक एफिशिएंसीज में बात करती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, मार्केट इकोनॉमी है, सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू टेस्ट इन इट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव evaluate whether the marginal revenue product theory MRP always explains the differences in wages. अच्छा, पहली नज़र में जब स्टूडेंट ये दो सवाल देखेगा ना, उसको क्वेश्चन 2 जो है वो आसान लगेगा, क्वेश्चन 3 मुश्किल लगेगा, बिकॉज इट्स लेबर मार्केट क्वेश्चन। बट अगर देखा जाए ना, आंसर राइटिंग में क्वेश्चन 2 इज मच मोर टिपिकल एंड क्वेश्चन 3 इज ईजियर। कंटेंट क्वेश्चन 3 का मुश्किल है, बट इट्स वेरी इजी टू राइट। इट्स अ स्टैंडर्ड आंसर जो सारे लेबर मार्केट के क्वेश्चंस में लिखते हैं। तो जो मुश्किल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 करते हैं आज। पहले तो 20 मार्कर का जरा ब्रेक डाउन देख लें, थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। अच्छा, 20 मार्क्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक, यू हैव नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग प्लस एनालिसिस, एंड द सेकंड पार्ट इज evaluation. You have two components that the examiner is going to test. Knowledge plus analysis, ये आपके 16 मार्क्स, नहीं 14 मार्क्स है, सॉरी। दिस विल बी 14 मार्क्स एंड इवेल्युएशन जो है वो है 6 मार्क्स की। अच्छा, इसमें भी अब AO1 AO2 लेवल्स डिवाइडेड हुए हैं। अगर हम मार्किंग स्कीम खोलें तो ये नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस लेवल 1 2 3, और जो हाईएस्ट लेवल है उसके मार्क्स हैं 11 to 14। और उसके बाद अगर हम एवेल्युएशन देखें, ये है लेवल 1 एंड लेवल 2, 1 to 3 और 4 to 6। मतलब नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग प्लस एनालिसिस में आपके पास 3 लेवल्स हैं, एंड इन एवेल्युएशन यू हैव ओनली 2 लेवल्स। तो वी हैव टू समहाउ फॉल इन लेवल 3 ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग प्लस एनालिसिस एंड लेवल 2 ऑफ एवेल्युएशन। तो अगर ज़रा इसको देख लें, 11 to 14 मार्क्स, मतलब अगर हम मिनिमम भी लें तो 11 मार्क्स हमें नॉलेज अंडरस्टैंडिंग से पिक करने हैं, एंड 4 मार्क्स मिनिमम, 4 मार्क्स एवेल्युएशन से। सो दिस इज इक्वल्स टू 15। तो जो आपका जो आंसर है, एक अच्छा 20 मार्कर का जो आंसर है वो तकरीबन 15 से 20 मार्क्स के बीच में लाई करता है। 15 प्लस इज टॉप टॉप लेवल आंसर। 15 मार्क्स प्लस जो आंसर है वो टॉप लेवल आंसर है, और एग्जामिनर जो है रेयरली फुल मार्क्स देता है। मैक्सिमम मैक्सिमम 16 17, इससे ऊपर नहीं जाता, 16 मैक्सिमम होता है। अच्छा, हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन 2 देखेंगे। अच्छा, पहली बात, काफ़ी स्टूडेंट्स का एक ये डाउट होता है कि ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ योर answer 20 marker. Acha, if we compare this to AS level, we had 8 markers and 12 markers in which the examiner used to test 3 to 4 topics, but now he's testing maybe 2 topics on just, मतलब टॉपिक्स जो है वो कम हो गए और मार्क्स बढ़ गए हैं। जब टॉपिक ही वो एक दो टेस्ट कर रहा है और मार्क्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसका मतलब आपको कंटेंट अब पहले से ज़्यादा ज़्यादा लिखना है, और ये अंडरस्टूड सी बात है। अब अगर हम एक लेंथ की बात करें, देखो लेंथ एक डिफाइंड नहीं है। जो कंटेंट है वो आपने पूरा डिस्कस कर लिया, वो 3 से 4 पेज में भी आ सकता है। अगर ज़्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक उसने पूछ लिया तो वो 6 to 7 पेजेस तक भी जा सकता है, एज्यूमिंग दैट यू आर राइटिंग 7 to 8 वर्ड्स पर लाइन। और एग्जाम में आई थिंक 20 to 30 लाइन्स के बीच में आपका अगर पेज है तो 6 से 7 पेज तो बन ही जाते हैं इफ़ यू आर राइटिंग अ टॉप लेवल आंसर। तो शुरू करते हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग प्लस एनालिसिस एक साथ 14 मार्क्स का वो टेस्ट करता है। तो विल स्टार्ट विद नॉलेज फर्स्ट। अच्छा, अब सवाल, वी शुड रीड द क्वेश्चन अगेन। सवाल ने पूछा है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम कंसिडर वेदर इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन अ मार्केट इकोनॉमी। सबसे पहले आपने सवाल पढ़ लिया, जो जो आपको टर्म्स नज़र आ रही हैं उसको डिफाइन करना स्टार्ट करना है। सही है। अच्छा, अगर आप किसी चीज़ को डिफाइन करना भूल जाते हैं सवाल के शुरू में, पहले का एक पेज तो सिर्फ आप एक बेस सेट कर रहे होंगे ना। A2 का जो आंसर है
वो ऐसा है कि आपने आंसर करना है, बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन यू हैव टू सेट अ बेस। बिल्डिंग बना रहे हैं, पहले आपने गड्ढा खोदना है, उसके अंदर सारा सीमेंट बजरी भरनी है, 2 पेज तक तो आप वही करते रहेंगे, उसके बाद यू विल स्टार्ट द एक्चुअल आंसर। तो ये आपने दिमाग में रखना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये रखना है कि सामने जो एग्जामिनर है ना, वो उसको इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, इट डजंट नो एनीथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, और वो कोई मैथ्स या साइंस का बच्चा उठ के आगे आपका पेपर चेक कर रहा है, तो जब किसी को कुछ नहीं पता होता ना, आप उसको डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करते हो। तो बिल्कुल आपने ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, दिमाग में ये रखना है कि सामने वाला जो मैं जिसको मैं बता रहा हूँ उसको कुछ नहीं पता, तो डिटेल में आपने हर चीज़ एक्सप्लेन करनी है। सही है। अब सबसे पहले इकोनॉमिक एफिशिएंसी डिफाइन, डिफाइन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। पहले तो आप एग्जामिनर को बताओ कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती क्या है। दो चीज़ों से इकोनॉमिक एफिशिएंसी आती है, एक है एलोकेटिव, एलोकेटिव एफिशिएंसी, और दूसरी है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ये बात दिमाग में रखनी है कि एग्जामिनर इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ ग्राफ्स। सही है, तो चाहे क्वेश्चन बोले ना बोले, 20 मार्कर में हमेशा अपने ग्राफ्स बनाने हैं। वेयर एवर इट इज़ पॉसिबल, इट विल हेल्प यू गेन मैक्सिमम मार्क्स। सही है, नॉलेज में भी, एनालिसिस में, और इवन की इवेल्युएशन में भी ग्राफ्स बनाते हैं। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी कब अकर होती है? दो कंडीशंस हैं। जब एम एस बी इक्वल्स टू एम एस सी होता है, मतलब बेसिकली डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, फिर प्राइस इक्वल्स टू एम सी, प्राइस इक्वल्स टू एम सी। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है एलोकेटिव एफिशिएंसी में, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। ठीक है, इकोनॉमिक में जो मार्केट में डिमांड चल रही है और जो सप्लाई, अगर वो डिमांड सप्लाई प्राइस मैकेनिज्म से इंटरसेक्ट करती है, द प्राइस डिटरमाइंड द क्वांटिटी डिटरमाइंड, अगर वही लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है और लोग खरीद रहे हैं, दैट मीन्स दैट यू आर अचीविंग एलोकेटिव एफिशिएंसी। देयर इज नो ओवर प्रोडक्शन, देयर इज नो अंडर कंजप्शन, देयर इज नथिंग, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। बेस्ट तरीके से द रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड, ये आपकी एलोकेटिव एफिशिएंसी है। अच्छा, उसके बाद आपको ग्राफ बना के दिखाना है, दिस वन, और P इक्वल्स टू एम सी। P इक्वल्स टू एम सी एलोकेटिव एफिशिएंसी कैसे होती है? P, मिस्टर डार्प, अगर आपको याद हो, P जो होता है प्राइस होती है, वो इक्वल्स टू डिमांड होती है, और एम सी इज इक्वल्स टू सप्लाई। तो टेक्निकली व्हेन डिमांड मीट्स द सप्लाई, एलोकेटिव एफिशिएंसी इज अचीव्ड। ग्राफ जो है इन दोनों में से कोई एक आप बना के समझा दें, थ्योरी में भी दोनों नहीं मेंशन करने, यू हैव टू एक्सप्लेन थॉरोली एनी वन। तो एम एस बी इक्वल्स टू एम एस सी वाला ज़्यादा आसान है। पी क्यू, प्राइस एंड क्वांटिटी, यू हैव टू राइट प्राइस एंड क्वांटिटी, फुल लिखना है प्राइस एंड क्वांटिटी, आई एम जस्ट राइटिंग पी एंड क्यू ओवर हियर। ये आपका एम एस सी है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट, एंड दिस इज योर एम एस बी, marginal social benefit. This is a point where there is no overproduction or over allocation of resources or over consumption. Demand is equals to supply. This is the point where allocative efficiency is being achieved. अच्छा, सेकंड आपने क्या एक्सप्लेन करना है? यू हैव टू एक्सप्लेन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है? व्हेन अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग द आउटपुट एट द मिनिमम कॉस्ट इट कैन अचीव। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी का, सही है, ये मार्जिनल कॉस्ट है एक फर्म का। नाउ विल ड्रॉ द एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनता है? ये यहाँ से आया, एक मिनट, दिस इज योर एमसी। एवरेज कॉस्ट कर्व आपका यहाँ से आया, it touches the MC, and the point it touches the MC, this is the minimum of the AC। मतलब यहाँ से AC will go back and will rise, this is the point where AC is minimum। अगर आपने ऐसा बना दिया ना, this is wrong, because यहाँ पर आपका AC ज़्यादा है और यहाँ पर आपका AC कम है, तो ये जो है गलत ग्राफ बन जाएगा ऐसे। सही है, तो AC should be touching the minimum on the MC and then going back upwards। ये आपका करेक्ट AC का ग्राफ होगा। अगर आपने ऐसे नहीं बनाया, यू विल नॉट गेट द मार्क्स। और उसके बाद, अच्छा, प्राइस इज, यहाँ पर प्राइस आ गई एंड यहाँ पर क्वांटिटी हो गई।
If the firm is operating at this level of output, then it is being productive efficient. Why? Because it is achieving the minimum average cost. Cheapest possible way में वो अपने goods को बना रहा है. This is called productive efficiency. मिनिमम अच्छा मिनिमम एवरेज कॉस्ट कब टच करता है जब MC का ग्राफ इंटरसेक्ट करता है AC, राइट? सो इन अदर वर्ड्स यू कैन राइट MC इज इक्वल्स टू AC. जब MC और AC बराबर होंगे तो ही तो एवरेज कॉस्ट जो अपनी मिनिमम को टच करेगा एंड देन इट विल गो बैक अपवर्ड्स. सो ईदर वे यू हैव टू डिफाइन देम. आगे सैंपल आंसर लिखा हुआ है, उसमें कैसे थ्योरेटिकली आपने लिखना है, आई विल आल्सो शो यू दैट. तो ये आपका पहला पेज तो आपकी एक्सप्लेनेशन में ही निकल गया कि एफिशिएंसी क्या होता है. अगर यू आर राइटिंग 7 to 8 वर्ड्स पर लाइन तो आप एफिशिएंसी ही आपने डिटेल में समझा दी एंड यू विल गेट दी नॉलेज मार्क्स. 2 से 3 मार्क आपको इसके मिल जाएंगे. अगर आपने इकोनॉमिक का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा कोर्स आपने रिवाइज किया हुआ है तो बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको तो ये पता होना चाहिए कि मार्केट फेलियर हर मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो हर मार्केट में ज़रूरी होती है. सही है. विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन कभी भी जो है इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव नहीं होती क्योंकि फर्म्स जो हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स होते हैं. MC इक्वल MR इस पे ऑपरेट करते हैं ना. मोस्ट फर्म्स दे ऑपरेट ऑन MC इक्वल्स टू MR. तो हाउ कैन दे बी एलोकेटिव एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंट? पहली बात तो ये हो गई. लेकिन देयर इज अ मॉडल इन विच नेचुरली विदाउट द गवर्नमेंट इंटरवेंशन यू आर बीइंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी और वो है परफेक्ट कंपटीशन का मॉडल. किसका मॉडल? परफेक्ट कंपटीशन. अगर याद हो इसमें इसमें अगर कॉन्सेप्ट्स इसके अगर कॉन्सेप्ट में जाएं तो होता क्या था कि शॉर्ट रन में फर्म्स जो हैं वो एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर इकोनॉमिक लॉस अर्न करती थी और फिर इवेंचुअली लॉन्ग रन में वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती थी. लेकिन जब परफेक्ट कंपटीशन नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा होता है ना, it is being allocatively efficient and being productive efficient at the same time simultaneously. कैसे? यही बात हमें समझानी है. इसमें हम ग्राफ्स के थ्रू समझाएंगे, पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे, बच्चों की तरह उसको समझाएंगे भाई कैसे ये बराबर होगा. और उसके बाद मतलब वी आर स्टिल एग्रीइंग विद द क्वेश्चन, वी आर गेटिंग द मार्क्स ऑफ द एनालिसिस. सही है. अब हमारे एनालिसिस के मार्क्स भी शुरू हो जाएंगे साथ. सही है. अब आपने परफेक्ट कंपटीशन का मॉडल आपने बताना है कि इसमें जो है एफिशिएंसी वो दोनों प्रोडक्टिव भी और एलोकेटिव भी अचीव हो जाती है. कैसे? पहले तो डिफाइन. कोई दिमाग में अब क्या बात रखनी है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता. एग्जामिनर ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स. डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन डिफाइन करना है कि भाई इसमें मैनी बायर्स होते हैं, मैनी सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं. मतलब आपको क्या डिफाइन करना है? फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. 2-3 फीचर्स आपने परफेक्ट कंपटीशन के एक्सप्लेन करने हैं. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, देयर आर मैनी बायर्स, मैनी सप्लायर्स, देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट इन द इंडस्ट्री. मतलब कोई भी मुंह उठा के आके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. रियलिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ही यही होता है. फॉर एग्जांपल, इनकी एग्जांपल क्या हो सकती है? फ्रूट सेलर्स हो गए, जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स हो गए, या फिर जो लोकल आपकी दूध वालों की दुकान होती है, वो परफेक्ट कंपटीशन होती है ना. प्राइस सेम होता है, वो प्राइस टेकर होते हैं. ये भी एक फीचर है, यू हैव टू डिफाइन. तो 3 फीचर्स आपने परफेक्ट कंपटीशन की कोई बता दो एंड देन यू डिफाइन द assumptions ऑफ दिस. assumptions any 3. 3 से ज़्यादा नहीं. इफ यू आर राइटिंग मोर देन 3 दैट्स नो यूज. देखो 20 मार्क का क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट कंटेंट बट पूरा चैप्टर उठा के नहीं लिखना. यू हैव टू राइट व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय यू. सही है. उसके बाद assumptions क्या assumptions हैं कि जो आपके कंज्यूमर्स हैं दे आर रैशनल. सही है. एंड दे हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट. और वो हमेशा मतलब उनको प्राइस भी पता होगी प्रोडक्ट की, गुड्स की जो है वो क्वालिटी, प्राइसेस, मतलब मार्केट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना वो उनको पता होगी. परफेक्ट नॉलेज अमंग दी कंज्यूमर्स एंड दी प्रोड्यूसर्स. लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता. ये जो रियलिटी में ऐसा नहीं होता ना, ये बात हम एवेल्युएशन में बताएंगे कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो रियलिटी में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. सही है. अब परफेक्ट कंपटीशन आपने डिफाइन कर दिया, अब उसकी फीचर्स भी बता दी, assumptions भी बता दी. अब आप उसको ये वापस सवाल पे जाओ. हमेशा थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना सवाल पढ़ा करो, कहीं आप इधर उधर तो नहीं जा रहे.
With the help of a diagram, consider whether ये मैं तकरीबन तीसरी चौथी दफ़ा सवाल पढ़ूंगा. Consider whether economic efficiency can be achieved without government intervention in a market economy. अच्छा, अब परफेक्ट कंपटीशन से इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे अचीव हो रही है वो आपने समझाना है. पहले तो दो कॉन्सेप्ट्स आप बता दो परफेक्ट कंपटीशन में. एक क्या होता था लॉन्ग रन, एक पहले तो शॉर्ट रन है एंड देन यू हैव द लॉन्ग रन. शॉर्ट रन में क्या होता था, फर्म्स आर मेकिंग abnormal profit and economic losses. ये आपका कहां पर हो रहा है, शॉर्ट रन में. बट इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन दे आर ओनली अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स. अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ये होता है नो प्रॉफिट. सही है. एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू जो रेवेन्यू है वो आपकी कॉस्ट के बराबर है, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा. एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. लेकिन अकाउंटिंग में उनको प्रॉफिट हो रहा है. नॉर्मल प्रॉफिट में अगर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करें ना, वो प्रॉफिट हो रहा है. नॉर्मल प्रॉफिट पे कैसे बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, अगर प्रॉफिट ना हो रहा होता, जीरो जीरो प्रॉफिट होता तो बिजनेस बंद नहीं कर देता. अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी में उसको प्रॉफिट हो रहा है. बट इन इकोनॉमिक्स नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइस. एबनॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है कि योर प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट. सही है, यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट. एंड इकोनॉमिक लॉस में क्या होता है कि योर रेवेन्यू और प्राइस इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट. अच्छा, अब आपको डायग्राम बना के ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है. रिमेंबर आई टोल्ड यू द एग्जामिनर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ डायग्राम्स. यू हैव टू मेक डायग्राम्स वेयर एवर इट इज पॉसिबल. सही है. अब ज़रूरी नहीं है दोनों केसेस के डायग्राम बनाएं. शॉर्ट रन में किसी एक का बना लेते हैं, एबनॉर्मल का बना लेते हैं. एक जो है आप उसको डायग्राम से समझा दो, बाकी जो है वो आपको थ्योरेटिकल आप उसको समझा देना. अब डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं. सेम चीज़, प्राइस क्वांटिटी कंप्लीट लिखना है. आई एम टेलिंग यू अगेन, प्राइस पूरी स्पेलिंग लिखनी है, क्वांटिटी पूरी स्पेलिंग लिखनी है. उसके बाद आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व आ गया. सही है. और परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होता था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. क्योंकि रिमेंबर देयर आर अ लॉट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द इंडस्ट्री. सही है. जिसकी वजह से एक रेट सेट होता है इंडस्ट्री में. वो जो रेट सेट होता है इंडस्ट्री में वो चेंज नहीं हो सकता. अ फर्म इन अ परफेक्ट कंपटीशन कैन नेवर इन्फ्लुएंस द प्राइस. सही है. उसके पास इतनी पावर ही नहीं होती ना कि वो प्राइस को चेंज करे. परफेक्ट कंपटीशन में कंपटीशन इतना है कि अगर आपने 10 रुपये भी प्राइस बढ़ाई, आपका कंज्यूमर जो है, आपका कस्टमर, वो किसी और के पास चले जाएगा. कैन नेवर इन्फ्लुएंस प्राइस. ठीक है. जिसकी वजह से अब क्या है, आपका डिमांड कर्व जो है परफेक्टली इलास्टिक है. जो आपकी प्राइस है, ये प्राइस है, प्राइस जो है वो इक्वल्स टू डिमांड हो जाती है. क्योंकि एक ही प्राइस है ना, एक ही रेट है जो कि इंडस्ट्री में सेट होकर आपके पास आ रहा है. यू कैन नॉट चेंज दी प्राइसेस. तो आपका डिमांड कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक बनता है. लेकिन मोनोपोली में आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकते हो, तो उसका स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनता है. एंड डिमांड इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर, एवरेज रेवेन्यू एंड एम आर. ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें बराबर होती हैं. एक वो शॉर्ट टर्म एब्रीविएशन है, इसको याद रखने की, मिस्टर डार्प. ये हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, मिस्टर डार्प. मिस्टर डार्प क्या है, एम आर इक्वल्स टू डिमांड इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू प्राइस. सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये सारी चीज़ें सेम होंगी. लेकिन दूसरे मॉडल्स में, मोनोपोली वगैरह में ऐसा नहीं होगा. एम आर जो है वो अलग आएगा. अच्छा, यहाँ तो आपका बेसिक बन गया आपका ग्राफ. उसके बाद एबनॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा आपको. दिस मीन्स द रेवेन्यू यू आर अर्निंग इज ग्रेटर देन द कॉस्ट. तो आपका जो एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है ना, वो पहले तो ये एम सी इक्वल एम आर यहाँ पर ऑपरेट करेंगे. ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है. पहले तो आप यहाँ क्वांटिटी लिख लें, यहाँ पर फर्म ऑपरेट करेगी. अब आपका ए सी कर्व कहाँ बनेगा, ए सी आपका बनेगा नीचे. और याद रखेगा व्हेन यू आर ड्राइंग द एसी कर्व, यहाँ जैसे ही आप पे टच हुआ एमसी पे, दिस इज द मिनिमम ऑफ एसी. एमसी पे जब भी एसी टच करता है, दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी. यहाँ से जो है एसी अब वापस ऊपर जाने लग जाएगा. थोड़ा सा गलत बना है, एक मिनट. ऐसे और फिर ऐसे, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ आ रहा है, लेकिन आप पेंसिल से बनाओगे ना, स्मूथ बनेगा और अच्छा बनेगा. तो ये याद रखना है कि इस पॉइंट पे ये मिनिमम, अगर आपने ऐसे बना दिया ना, ये गलत है. क्योंकि अब एसी का मिनिमम जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहा, वो यहाँ पर आ रहा है, विच इज़ रॉन्ग.
ये बात हमने पहले ऊपर भी डिस्कस की, ठीक है। ये आपने एसी बना लिया, एंड नाउ नोटिस व्हाट इज हैपनिंग, द प्राइस over here the equilibrium is being formed, the price is greater than the average cost per unit की बात हो रही है यहाँ पर, सही है। प्राइस इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट, ये देखो ये प्राइस एवरेज कॉस्ट आपकी कहाँ पर है, यहाँ पर हिट हो रही है एवरेज कॉस्ट। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ, ये आपकी एवरेज कॉस्ट आ गई, एंड दिस पार्ट ये आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। बिल्कुल ऐसे ही आपका ग्राफ बनेगा। एसी जो है, याद रखना कि एसी का जो मिनिमम है वो एमसी पे टच होगा, एंड देन एसी विल गो बैक अगेन। आपकी प्राइस जो है वो एसी से ज़्यादा होगा, जब आपकी प्राइस एसी से ज़्यादा है तो ही तो आपको फ़ायदा होगा, एंड दैट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट का केस है, ये आपने ग्राफ बनाया और 3-4 लाइनों में यू विल एक्सप्लेन दिस। अब होगा क्या कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट पे कैसे इवेंचुअली हाउ विल इट रीच टू नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन, ये आपको एक्सप्लेन करना है, सही है। पहले तो हम देख लेते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट के केस से। देखो फर्म्स, एक प्रोड्यूसर है, एक सेलर है, सही है, एप्पल्स एप्पल्स बेचता है वो, ठीक है। वो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक ठाक पैसे कमा रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। अब उसका दोस्त जो है उसने देखा कि भाई इस बिजनेस में तो बड़ा पैसा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है बंदा, विल ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग एप्पल्स। इस परफेक्ट कंपटीशन में वो उस बंदे ने जंप किया। तो अगर हम याद करें वो लेवल्स में हमने पढ़ा था, टोटल मार्केट डिमांड, इंडस्ट्री की डिमांड और इंडस्ट्री की सप्लाई, टोटल सप्लाई टोटल डिमांड कैसे आती थी, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स एंड सप्लाई कर्व्स, सही है। अब एक और प्रोड्यूसर, नया प्रोड्यूसर आ गया, इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो सप्लाई है ना इंडस्ट्री में वो बढ़ जाएगी। अच्छा, मैं आई ड्रॉ द ग्राफ हियर, एग्जाम में आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। ये आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री, ये आपकी इंडस्ट्री है, ये आपका डिमांड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, एंड दिस इज योर सप्लाई। अब उसका, वो जो सेलर है उसका दोस्त भी आ गया बिजनेस करने। अब क्या होगा, मार्केट में जो इंडस्ट्री है उसमें सप्लाई को क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी ना, और फर्म्स आ गई हैं। पहले आपका ये प्राइस था, प्राइस एंड क्वांटिटी। अब क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो गई है, सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होता है, नॉन प्राइस फैक्टर, सप्लाई इंक्रीज होने से सप्लाई शिफ्ट आउटवर्ड्स, ये आपकी सप्लाई बाहर की तरफ आ गई, S1, क्योंकि अब न्यू फर्म्स भी एंटर हो रहे हैं मार्केट में एबनॉर्मल प्रॉफिट को देख के। अब जब सप्लाई जब बढ़ गई है और डिमांड वही है, तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इससे प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये आपकी जो है प्राइस क्वांटिटी आपकी बढ़ गई है, क्योंकि नाउ मोर फर्म्स आर सेलिंग द प्रोडक्ट एंड नाउ योर प्राइस हैज फॉलन, प्राइस आपकी गिर गई। ये तो इंडस्ट्री में हुआ है। इससे अब इंडिविजुअल फर्म पे क्या इफेक्ट आएगा, इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट आएगा, ये प्राइस है एंड ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है ये क्वांटिटी है। पहले जो है प्राइस जो है आपके पास वो यहाँ से आ रही थी, ये आपका इक्विलिब्रियम था, प्राइस आपकी यहाँ से आ रही थी, और ये आपका डिमांड कर्व यहाँ बन रहा था, जो हमने यहाँ पर ऊपर देखा, सही है, बना देते हैं हम। ये आपका डिमांड कर्व यहाँ पर है, सही है। ये आपका AC बन रहा था यहाँ पर, दिस इज योर MC, दिस इज योर AC, एंड द फर्म्स वर मेकिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई इंडस्ट्री में, और लोग आ गए बिजनेस करने, तो सप्लाई कर्व आपका आउटवर्ड शिफ्ट हो गया, एंड इवेंचुअली प्राइसेस जो है वो कम हो गई। रिमेंबर, एक ये परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स हैं, दे आर प्राइस टेकर्स, ये इंडस्ट्री से प्राइस टेक करती हैं, दे डोंट मेक प्राइसेस, दे डोंट हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द प्राइसेस। अब ये नया इक्विलिब्रियम यहाँ बन गया, यहाँ से अब जाएगी आपकी प्राइस, नया डिमांड कर्व आपका नीचे नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका आ गया न्यू डिमांड कर्व D1, नया डिमांड कर्व आ गया। पहले ये आपकी प्राइस थी, अब P1 हो गई प्राइस। कैसे प्राइस कैसे नीचे आई, हमने देखा इंडस्ट्री में मूवमेंट। अच्छा, ये वाला जो इंडस्ट्री का जो
ये पूरा ग्राफ है ना, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ लॉन्ग, ये शॉर्ट रन में क्या होगा और फिर लॉन्ग रन में क्या होगा, ये लॉन्ग रन सिनेरियो है। अच्छा, पहले आपकी क्वांटिटी क्वांटिटी आपकी कहाँ होगी, एम सी इक्वल एम आर, वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, एम सी इक्वल एम आर। पहले ये था आपका एम सी इक्वल एम आर, ये एम सी है और ये एम आर है, राइट। वेट अ मोमेंट, और ये एवरेज रेवेन्यू भी होगा ना, यस। तो पहले आप ये क्वांटिटी बना रहे थे एंड नाउ यू विल बी प्रोड्यूसिंग दिस क्वांटिटी, क्वांटिटी भी कम हो गई, एम सी इक्वल एम आर अब जो है वो यहाँ पर आ रहा है, और प्राइसेस को क्या हुआ, प्राइसेस रिड्यूस हो गए। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग टू द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, पहले जो है वो उसकी प्राइस जो थी वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा थी, सो क्या हो रहा था, उसको प्रॉफिट हो रहा था। अब आप देखें यहाँ पर ये जो न्यू इक्विलिब्रियम है E1, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो, और जो डिमांड, डिमांड मतलब प्राइस, अगर हम इसको थोड़ा जूम आउट करके देखें, ये सब एक ही बात है ना, प्राइस, डिमांड, एम आर, ए आर। तो एवरेज कॉस्ट और प्राइस जो है वो यहाँ पर बराबर हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर तीन चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही है, एम सी, ए सी एंड पी, सही है। तो जब आपकी प्राइस, जब आपकी रेवेन्यू प्राइस की आपकी कॉस्ट के बराबर है, 4 रुपए का आपने फ्रूट बेचा और कॉस्ट भी जब उसकी 4 रुपए है, यू आर अर्निंग नो प्रॉफिट एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन योर प्राइस इज इक्वल्स टू द एवरेज कॉस्ट। प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट हो गया, प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, प्राइस इक्वल्स टू एसी से आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है एंड एसी, और यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं एमसी, तो पी इक्वल एमसी से क्या हो रहा है, वो एलोकेटिव एफिशिएंसी का जो क्राइटेरिया है वो मीट कर रहा है, प्राइस इक्वल्स टू एमसी। अच्छा, अगर हम इसको दूसरे टर्म्स में देखें तो एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है, जब राइट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर द राइट पीपल ना, तो डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। अच्छा, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई यहाँ पर कैसे हो रही है, हम उसको डबल चेक कर लेते हैं। हमने बोला था कि एमसी जो है वो सप्लाई के बराबर होता है और प्राइस जो है वो डिमांड के बराबर होती है, सॉरी, प्राइस जो है वो डिमांड के बराबर होती है, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देख लें, एम सी, एम सी, ये एम सी की लाइन आ रही है और यहाँ डिमांड की लाइन आ रही है, यहाँ पर दोनों चीज़ें इंटरसेक्ट कर ली, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो गया, हेंस यू आर बीइंग एलोकेटिवली एफिशिएंट। एक बात तो यहाँ पर लॉन्ग रन में हमने बता दिया, यहाँ पर मैं लॉन्ग रन लिख देता हूँ, लॉन्ग रन में यू आर मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड यू आर बीइंग एलोकेटिवली एफिशिएंट। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है यहाँ पर, प्रोडक्टिव एफिशिएंट। इकोनॉमिक एफिशिएंसी में तो दो चीज़ें आती है ना इकोनॉमिक एफिशिएंसी में, एक प्रोडक्टिव है और एक एलोकेटिव है। प्रोडक्टिव कैसे, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का क्या हमने लिखा था कि मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट पे अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो यू आर प्रोडक्टिव एफिशिएंट। यहाँ पर अगर हम जाएं ऊपर, तो ये हमने ग्राफ बनाया था यहाँ पर, व्हेन यू आर ऑपरेटिंग एट द मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट विच इज इक्वल्स टू एम सी इज इक्वल्स टू ए सी। एम सी और ए सी जब बराबर होते हैं दैट मीन्स यू आर ऑपरेटिंग एट दी मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम एवरेज कॉस्ट। यहाँ पर देख लें क्या हो रहा है, ए सी जो है वो एम सी पे टच किया, मिनिमम हुआ एंड देन इट वेंट अप। यहाँ पर आपका एम सी, ए सी का कर्व आया, एम सी को टच किया और यहाँ से ऊपर चला गया, तो मतलब यहाँ पर आपका मिनिमम पॉइंट हिट हुआ है आपका ए सी का। जब आपका ए सी, अब आप कहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। इवन आफ्टर ऑपरेटिंग एट एम सी इक्वल्स टू एम आर, योर एवरेज कॉस्ट इज बीइंग मिनिमाइज्ड ओवर हेयर, मतलब एवरेज कॉस्ट और एम सी जो है यहाँ पर बराबर हो रही है। व्हेन ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी इक्वल्स टू एम सी, मतलब अगर ए सी इक्वल्स टू एम सी है, मतलब ये लोग यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों क्वांटिटीज, दिस मीन्स दैट यू आर बीइंग प्रोडक्टिव एफिशिएंट, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है यहाँ पर। दो बातें आपने एक्सप्लेन कर दी, अब ग्राफ से देखें। अब ये जो मैंने सारी एक्सप्लेनेशन की ना, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस होल सिनेरियो इन इंग्लिश, जो कि मैंने तो बहुत एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन की है, बट आगे जो सैम्पल आंसर है उसमें मतलब बिल्कुल प्रिसाइजली बात लिखी हुई है ना। ए सी इक्वल्स टू एम सी, प्रोडक्टिव एफिशिएंट आप हो गए, पी इक्वल्स टू एम सी, एलोकेटिव एफिशिएंट हो गए, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, दोनों एफिशिएंसी अचीव हो रही हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन का जो मॉडल है, आपकी दोनों एफिशिएंसीज अचीव हो रही हैं।
इकोनॉमिक एफिशिएंसी हैंस अचीव हो गई। वापस आप सवाल पे जाते हैं, हमेशा थोड़ी देर के बाद वापस आप सवाल पे जाओ। With the help of a diagram, consider whether economic efficiency can be achieved without government intervention in a market economy. अच्छा, यहाँ तक अभी तक हमने कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात की नहीं की ना बात। अभी हमने क्या क्या समझाया, दो तीन चीज़ें समझाई हैं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी समझाई है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बगैर कौन सा मॉडल है जहाँ पर इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव हो सकती है, वो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है। कैसे अचीव हो सकती है वो अभी हमने देखा, थ्योरी लिखी, ग्राफ्स बनाए दो, और ये ग्राफ्स हमने आगे आंसर में भी बनाने। तो यहाँ तक तो आपका बात क्लियर हो गई। अब आप बताओगे कि गवर्नमेंट इसने वेदर, नाउ यू हैव टू लुक एट दिस वर्ड, वेदर इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैन बी अचीव विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट। क्या इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव हो सकती है मार्केट इकोनॉमी में विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन? परफेक्ट कंपटीशन में तो चलो हो जाएगी, बट इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। द मार्केट्स, मार्केट इकोनॉमी में द मार्केट्स फेल, मार्केट फेलियर अकर होता है, मार्केट फेलियर अकर होता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन करना पड़ती है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन यू नाउ नीड टू स्टार्ट। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि मार्केट फेलियर कैसे होता है, मार्केट फेलियर कैसे करेक्ट किया जाता है, और उसका गवर्नमेंट इंटरवेंशन से क्या ताल्लुक है, कैसे गवर्नमेंट इंटरवेंशन से मार्केट फेलियर को करेक्ट करके इकोनॉमिक एफिशिएंसी की तरफ जाते हैं। दिस इज द रिमेनिंग हाफ ऑफ आवर आंसर। डिफाइन मार्केट फेलियर, डिफाइन मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर कब अकर होता है? व्हेन द प्राइस मैकेनिज्म फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर सोसाइटी। मार्केट फेलियर का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इन्फॉर्मेशन फेलियर। भाई ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन गुड्स की क्यों होती है? मेरिट डीमेरिट गुड्स की प्रोडक्शन क्यों होती है? मार्केट फेलियर होता है, इन्फॉर्मेशन फेलियर होता है इनके बीच में। तो अब हम बताएंगे, पहले तो हमने मार्केट फेलियर डिफाइन कर दिया कि प्राइस मैकेनिज्म जब काम करना रुक जाता है तो मार्केट फेलियर अकर होता है। पहली जो मार्केट फेलियर की एग्जांपल है ना, वो है एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज, अच्छा एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं? इसमें दो एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। अच्छा, इसमें भी सब टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। तो ये सारी जो है नोट्स में सारी बातें लिखी हुई होंगी। फॉर एग्जांपल कि एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग के बनने से जो है नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो अब हो क्या रहा है, यहाँ पर एक प्रोडक्शन हो रही है ना, एक बिल्डिंग प्रोड्यूस की जा रही है। अब उस प्रोडक्शन में नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। एक तो ये आपका मार्केट फेलियर यहाँ पर नज़र आ गया। दूसरी क्या आपकी मार्केट फेलियर की शक्ल होती है? द सेकेंड फेज ऑफ मार्केट फेलियर इज मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स। इसका ताल्लुक भी एक्सटर्नैलिटी से ही है, मतलब मेरिट डीमेरिट गुड्स अगर आप समझाओगे, डीमेरिट गुड्स यू हैव टू लिंक देम विद एक्सटर्नैलिटीज। अब मेरिट गुड्स में भी क्या होता है? मेरिट गुड्स में पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटीज होती है ना, मैं एजुकेशन ले रहा हूँ तो सिर्फ मुझे फ़ायदा नहीं है, सोसाइटी को भी फ़ायदा है, क्राइम रेट कम होगा, सोशल वैल्यूज़ बढ़ेंगी हम सबकी। फिर डीमेरिट गुड्स में क्या है? अल्कोहलिक कंजप्शन हो गई, सिगरेट्स वगैरह हो गई, मुझे तो फ़ायदा हो रहा है बट तीसरे बंदे को नुकसान हो रहा है, सही है, उसको हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो सोशल कॉस्ट जो है ना, वो अब हमारी सोशल कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। मेरिट में सोशल बेनिफिट ज़्यादा होता है, यहाँ पर सोशल कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है प्राइवेट कॉस्ट से, सही है। तो ये आपकी मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स का सिनेरियो है। थर्ड मार्केट फेलियर, थर्ड फेज ऑफ मार्केट फेलियर इज नॉन प्रोविजन, नॉन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, एक प्राइवेट सेक्टर जो है, नॉन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय द प्राइवेट सेक्टर। एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो कभी भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगाएगी, क्यों? एक दफ़े स्ट्रीट लाइट लगा दी एंड फ़ायदा एक कंज्यूमर, पैसा किसने दिया? एक कंज्यूमर ने दिया, बट फ़ायदा जो है सबको होगा, फ़ायदा सबको होगा। एक दफ़ा स्ट्रीट लाइट बिकी एंड देन उसके बाद एक कंज्यूमर ने पे किए एंड हंड्रेड्स ऑफ कंज्यूमर्स आर एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ दैट स्ट्रीट लाइट। तो कंपनी को तो एक नहीं पैसे दिए ना, तो फ्री राइडर का प्रॉब्लम आ जाता है, और फिर इसलिए प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो प्रोविजन नहीं करते, प्रोवाइड नहीं करते पब्लिक गुड्स। लास्ट आपका है मोनोपोली पावर।
मोनोपोली पावर कि एक सिंगल सेलर होता है, मैनी बायर्स होते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल कोक ले लें, पेप्सी ले लें, दे आर मोनोपलीज। तो वो क्या करते हैं, अपने आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और अपने प्राइसेस को बढ़ाते हैं। वो ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेनेशन उसकी करनी है। आप कम प्रोडक्शन कर रहे हो एंड यू आर चार्जिंग हायर प्राइसेस डिस्पाइट ऑफ हैविंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर। तो ये आपकी फोर्थ फेज है मार्केट फेलियर की। मोनोपोली पावर आ जाती है, वो मार्केट फेल करना शुरू कर देती है। सही है। अब ये चार है। अब ये चारों नहीं लिखने हैं ना, चारों पे तो लिखना बहुत ज़्यादा, यू हैव 40 मिनट्स टू राइट 20 मार्कर, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर अच्छा, बाकी थर्ड और फोर्थ जो है ना, फोर्थ में आपके पास कंटेंट है बट थर्ड में आपके पास बहुत कम कंटेंट है। तो बेस्ट जो है ना, आप इसको लिखो। माय सजेशन इज कि बेस्ट जो आप डिस्क्राइब करोगे ना मार्केट फेलियर को, वो इन दोनों चीज़ों से करोगे। एक्सटर्नैलिटीज हल्का फुल्का जिक्र होगा। मेन चीज़ जो है मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स आप डिफाइन करोगे, बिकॉज रिमेंबर यू आर राइटिंग अ 20 मार्कर ऐसे एंड यू नीड कंटेंट टू राइट। अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं, भाई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा 2 पेज के अलावा 3 पेज के बाद कि क्या लिखना है। अब मेरिट एंड डीमेरिट वाला जो गुड है, इसमें ये जो सिनेरियो आप समझाओगे, यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट टू एक्सप्लेन। सही है। ये वही पूरा मार्केट फेलियर वाला चैप्टर यहाँ पर आएगा एक ही सवाल में। सो आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज मेरिट गुड के बारे में डिस्कशन करनी है, एक पेज डी मेरिट गुड के बारे में। अब क्या डिस्कस करना है, यू हैव टू डिफाइन मेरिट गुड, ठीक है, एंड देन यू हैव टू डिफाइन सोशल बेनिफिट, सोशल कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट, प्राइवेट कॉस्ट। मेरिट गुड में क्या होता है, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, एम एस बी इज ग्रेटर देन एम पी बी। जो सोसाइटी को ओवरऑल बेनिफिट होता है ना मेरिट गुड की कंजम्पशन से, वो प्राइवेट बेनिफिट से ज़्यादा होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज या फिर पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स। मार्किंग स्कीम में अगर देखें तो पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स लिखा होता है, ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स, या फिर पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी को आपने डिफाइन करना है, मेरिट गुड आपने डिफाइन करना है, एम एस बी इज ग्रेटर देन एम पी बी। ये आपने सारी बातें यहाँ पर बता दी। एंड नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल क्रिएट अ चेन एनालिसिस, यू विल मेक अ चेन एनालिसिस। वो कैसे, कि भाई मेरिट गुड है एजुकेशन। अब मेरिट गुड एजुकेशन क्यों अंडर प्रोवाइड हो रहा है, क्यों मार्केट फेलियर हो रहा है, बिकॉज देर इज इंफॉर्मेशन फेलियर अमंग द कंज्यूमर्स। इंफॉर्मेशन फेलियर हुआ, the consumers they don't realize the true benefits of consuming education। सही है। अंडर वैल्यू करते हैं एजुकेशन को। सही है। इंफॉर्मेशन फेलियर हुआ, अंडर वैल्यू एजुकेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अंडर वैल्यू किया तो अब एजुकेशन की डिमांड भी कम होगी, क्योंकि भाई वो उसको वैल्यू नहीं कर रहे। डिमांड कम होगी, उसके बाद डिमांड फॉल करेगी, उसके बाद क्या होगा, चेन ऐसे आपने क्रिएट करनी है। भाई डिमांड गिरेगी, इसका मतलब दिस इज अंडर कंज्यूम्ड। अंडर कंज्यूम्ड, डिमांड ही जब कम है, लोग कंज्यूम ही कम करेंगे, अंडर कंज्यूम्ड होगा। अब जब लोग कंज्यूम ही कम करेंगे इस पर्टिकुलर गुड को, एजुकेशन को, तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन भी कम होगी। भाई प्रोड्यूसर्स जो हैं वो स्कूल खोल खोल के क्या करें जब बच्चे ही नहीं आ रहे पढ़ने। तो अंडर अंडर कंज्यूम्ड, अंडर प्रोड्यूस्ड। अब जब दोनों चीज़ें हो रही हैं, कंजम्पशन भी नहीं हो रही, प्रोडक्शन भी नहीं हो रही, तो हो क्या रहा है कि स्कूल्स तो बनाए नहीं जा रहे, स्कूल्स के ऊपर तो फोकस ही नहीं किया जा रहा, एजुकेशन तो प्रोवाइड ही नहीं की जा रही। इससे क्या हो रहा है, ओवरऑल में अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ना स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, ना स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, ना बच्चे आ रहे हैं, ना सेलर है, ना बायर है। अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। जब रिसोर्सेज ही अंडर एलोकेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर वही वाली बात आ गई जो हमने शुरू में बात की थी कि एलोकेटिव इनएफिशिएंसी हो गई। डिमांड और सप्लाई मैच ही नहीं कर रही। लोग एजुकेशन को, अब कैसे हमने पूरा चेन बनाया, ये हमारा पूरा चेन है, ये हमने पूरा अपने आंसर में एक्सप्लेन करना है, 3-4 लाइन में आ जाएगा। अब ये बात जो मैंने सारी लिखी है, इसको हमने ग्राफ से भी समझानी है। आई टोल्ड यू, यू हैव टू मेक ग्राफ्स वेयर एवर इट इज पॉसिबल। प्राइस, क्वांटिटी, this is your marginal social cost, this is your marginal social benefit। ठीक है। सोशल की बात हो रही है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है,
तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये आपका प्राइस सोशल, क्वांटिटी सोशल, ऑप्टिमम लेवल, सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट ये होना चाहिए था, बट रियलिटी में ये नहीं है। अच्छा, एजुकेशन को कंज्यूम करने से प्रोडक्शन पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना। द कंजप्शन ऑफ एजुकेशन हैज़ नो एक्सटर्नल कॉस्ट। जब आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट ही ज़ीरो है, एक्सटर्नल कॉस्ट इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो आपकी मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट वुड बी इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट। कैसे सोशल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? एम एस सी इक्वल्स टू एम पी सी, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। जब एक्सटर्नल कॉस्ट जीरो है तो एम पी सी जो है वो एम एस सी के बराबर होगी। ये बात यहाँ पर समझ में आ गई, हमारा आधा ग्राफ बन गया। अब रियलिटी में क्या हो रहा है, मार्केट्स में क्या हो रहा है कि लोग रियलाइज ही नहीं कर रहे, इंफॉर्मेशन फेलियर हो रहा है, लोग रियलाइज नहीं कर रहे इसकी वैल्यू, तो लोग इसकी कंजप्शन कम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एम एस बी, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट जो है वो है कम एमएससी से। ये देखें, जब कोई चीज़ कम होती है तो ग्राफ जो है वो इनवर्ट शिफ्ट करता है। अभी हमने ऊपर क्या बात बोली थी कि एम एस बी इज ग्रेटर देन एम एस बी इज ग्रेटर देन एम पी बी। सोशल बेनिफिट जो है वो प्राइवेट बेनिफिट से ज़्यादा है, सही है। तो यहाँ पर देखें सोशल बेनिफिट, ये सोशल बेनिफिट की लाइन है, ये प्राइवेट बेनिफिट से ज़्यादा है। मतलब मुझे एजुकेशन कंज्यूम करने से 10 का फ़ायदा है, एक्सटर्नल लोगों को फ़ायदा 2 का है, टोटल में 12 का फ़ायदा है। तो उसकी लाइन ऊपर होगी और एमपीबी की लाइन नीचे होगी। मुझे कम फ़ायदा है बट सोसाइटी को ज़्यादा फ़ायदा है अगर मैं एजुकेशन लेता हूँ, सिर्फ मेरे एजुकेशन लेने से। तो अब क्या है, इक्विलिब्रियम कहाँ बन रहा है, नया इक्विलिब्रियम आपका यहाँ बन रहा है। ये आपका इक्विलिब्रियम है। प्राइस जो है आपकी, ये प्राइस जो है मार्केट में जो प्राइस मिल रही है, और ये आपकी प्राइस, नहीं सॉरी, ये आपकी होगी क्वांटिटी प्रोवाइडेड बाय द मार्केट। अच्छा, हम ये देख सकते हैं कि जो सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी है वो इतनी होनी चाहिए थी, और जो क्वांटिटी मार्केट में जो प्रोवाइड की जा रही है वो कम है, सही है, ये कम है। तो इट मीन्स दैट दी देर इज अंडर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स एंड अंडर एलोकेशन ऑफ ओवरऑल रिसोर्सेज। ये आपने समझा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट फेलियर कितने का हो रहा है? अब याद रखें, जहाँ पर आपका ये मार्केट है ना, ये एक तो ये सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, यहाँ पर आपको कोई हाथ नहीं लगाना, आपने मार्केट वाली जगह देखनी है, क्वांटिटी जो मार्केट में बिक रही है वहाँ से यू हैव टू गो अपवर्ड्स, यहाँ हम ऊपर जाते रहे, एंड देन दिस एरिया मार्केट एमएसबी तक जब तक टच नहीं करेगा, दिस इज द एक्सटर्नल बेनिफिट। ये आपका जो है ये डेड वेट लॉस क्रिएट हो रहा है, ये मार्केट फेलियर है। मार्केट फेलियर क्या है, डेड वेट लॉस, DWL, ये आपका मार्केट फेलियर है, डेड वेट लॉस। ये इतना पार्ट जो है वो मार्केट जो है वो दे ही नहीं रही कंज्यूमर्स को। सोशल ऑप्टिमम लेवल यहाँ पर है, मार्केट जो है वो अंडर एलोकेशन कर रही है, इतना पार्ट जो है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों मिस कर रहे हैं। अब बात आएगी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की। अब हम गवर्नमेंट को बोले, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की भी तो बात करनी है। अब हमने बता दिया मसला क्या है, मसला सही कैसे करना है ये भी तो हमने ही बताना है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी, क्या करेगी, मेरिट गुड के केस में सब्सिडी देती है। हमने पहले पढ़ा था कि एमएस मेरिट गुड्स के केस में गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडी। अब सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, क्या होगा सब्सिडी प्रोवाइड करने से, सब्सिडी प्रोवाइड की, सब्सिडी, व्हाट इज सब्सिडी, डिफाइन सब्सिडी, सब्सिडी इज अ पेमेंट गिवन बाय गवर्नमेंट। सब्सिडी देने से आपकी कॉस्ट जो है वो कम होगी, कॉस्ट फॉल करेगी। कॉस्ट कम होने से क्या होगा, प्राइसेस फॉल करेंगी। प्राइसेस फॉल होने से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस कम हो रही है। डिमांड बढ़ने से क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। जब क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होगी, यू विल इवेंचुअली रीच बैक टू द सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। ये पूरा अपने चेन समझाना है कि कैसे सब्सिडी देने से वापस जो है सप्लाई बढ़ेगी। अब ये चीज़ आपने ग्राफ में भी समझानी है, इट्स वेरी सिंपल। यही आपने एग्जैक्ट पूरा ग्राफ कॉपी किया। अब यहाँ पर जो है एम एस सी इक्वल्स टू एम पी सी।
अब सब्सिडी लगेगी, सब्सिडी लगने से क्या होगा, कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। कॉस्ट जब कम हो जाती है तो द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स इनवर्ड्स। ये आपकी एम एस सी इक्वल्स टू एम पी सी, और ये आपकी आ गई एम पी सी प्राइवेट कॉस्ट जो कंपनी की है प्लस सब्सिडी। अब कंपनी को सब्सिडी भी मिल रही है। प्राइवेट कॉस्ट जो स्कूल्स को खुद कॉस्ट पड़ रही थी, अब उनको सब्सिडी मिलेगी तो उनकी कॉस्ट जो है वो नीचे चली जाएगी। ये उनकी कॉस्ट जो है वो नीचे चली गई। अच्छा एक मिनट, एम पी सी इक्वल्स टू एम पी सी प्लस सब्सिडी, नए आपकी प्राइवेट कॉस्ट आ गई। अब नाउ वेयर विल योर इक्विलिब्रियम बी, मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जब मार्केट प्राइवेट बेनिफिट और मार्केट प्राइवेट कॉस्ट बराबर होंगी ना। तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ रहा है, दिस पॉइंट इज योर न्यू इक्विलिब्रियम। यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की, ये आपकी प्राइस है, प्राइस M1। प्राइस को क्या हुआ, प्राइस गिर गई सब्सिडी की वजह से। क्वांटिटी को क्या हुआ, क्वांटिटी देखें क्यू एम पे थी पहले, यहाँ पर थी क्वांटिटी, अब यहाँ पर आ गई। क्वांटिटी हैज़ इंक्रीज्ड बैक टू दी ओरिजिनल सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। अब इफ़ यू हैव टाइम यू कैन मेक टू ग्राफ्स, सेपरेट ग्राफ्स, ताकि थोड़ा चीज़ क्लियर हो जाए, मैसी ना हो। इफ़ यू डोंट हैव टाइम डेफिनेटली फिर आप एक ही ग्राफ है जैसे मैंने बनाया। आंसर में मैंने दो अलग अलग करके दिखाया हुआ है, चल शो यू। और यहाँ पर जो है दोनों मतलब फेलियर भी और करेक्शन भी एक ही ग्राफ में दिखा दी। सही है। एंड नाउ अब इस डेड वेट लॉस को क्या हुआ, ये जो डेड वेट लॉस है ये कन्वर्ट हो गया किस में, टैक्स में, सॉरी सब्सिडी में कन्वर्ट हो गया। ये जो आपका डिस्टेंस है ना, दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज योर सब्सिडी। जितना आपको पहले एक्सटर्नल बेनिफिट आप इग्नोर कर रहे थे ना, अब उतनी की ही आपको, ये देखिए ये जो मेजरमेंट है एग्जैक्ट इतनी ही मेजरमेंट की अब आपको सब्सिडी मिल रही है। यहाँ पर दो मेजरमेंट्स बिल्कुल सेम है। तो ये जो डिटरमाइन करते हैं ना, ये एग्जैक्ट लेवल ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट, द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड द सब्सिडी विच इज टू बी एग्जैक्ट लेवल ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट दैट वाज इग्नोर्ड बाय द प्राइवेट मार्केट्स। अब हम एवेल्युएशन में लिखेंगे कि ये जो एग्जैक्ट लेवल ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट कैलकुलेट करना मुश्किल है। अब एक्सटर्नल बेनिफिट जब कैलकुलेट करना मुश्किल है, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एक्सटर्नल बेनिफिट टू द सोसाइटी। अब जब ये मुश्किल है तो सब्सिडी भी कैलकुलेट करना मुश्किल होगी। अगर 100 का एक्सटर्नल बेनिफिट है तो 100 की सब्सिडी देना पड़ेगी ना इसको ओवरकम करने के लिए। तो हैंस कैलकुलेशन जो है वो इम्परफेक्ट होती है, और जो इक्विलिब्रियम है वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा कभी भी, बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सब्सिडीज। ये आपने एवेल्युएटिव पॉइंट, ये आपका एवेल्युएटिव पॉइंट है, एवेल्युएशन में आपने इसकी बात करनी होगी। यू हैव टू अपोज द आंसर, आपने जो आंसर पूरा लिखा अब उसकी नेगेटिव काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आपने एवेल्युएशन में लिखने होंगे। तो ये सब्सिडी पर यूनिट है, उसी के बराबर आपने यहाँ पर सब्सिडी दे दी। और अगर मैं ये पार्ट हाईलाइट करूँ तो ये जो डेड वेट लॉस है, नाउ इट हैज़ बीन एलिमिनेटेड एंड इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू सब्सिडी। दिस वुड बी मेंशन्ड इन दी आंसर, इन योर थ्योरेटिकल आंसर। अब आपका मेरिट गुड का केस ख़त्म, मेरिट गुड आपने बता दिया है। अब याद रखें हमने मेरिट एंड डीमेरिट की दोनों की बात की ना, हमने एक पॉइंट एक्सटेंसिवली आपने एक्सप्लेन करना है। अब साथ ही आप डीमेरिट का बता दें। अब जब आपने मेरिट एक्सप्लेन कर दिया, डीमेरिट बिल्कुल आसान है, सब इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, मेरिट गुड, यहाँ पर हम डीमेरिट गुड लिख देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल ले लेते हैं। सही है। अब इसमें क्या होगा कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट वुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। सही है। और यू कैन से मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट would be less than the marginal social benefit, इसका उल्टा। सही है, दोनों एक ही बात है। पहले तो थ्योरी में 4-5 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया कि एम एस बी इज लेस देन एम पी बी, नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स, इंफॉर्मेशन फेलियर। अब वही चेन एनालिसिस आपने बनानी, इंफॉर्मेशन फेलियर होगा,
लोग जो है इसके दे अंडर वैल्यू द ट्रू कॉस्ट ऑफ दिस गुड। अल्कोहल के कंजप्शन से, सिगरेट्स की कंजप्शन से जो नुकसान हो रहा है लोगों को पता ही नहीं है वो क्या नुकसान है। लोग इतने सीरियस ही नहीं है उसके, वो दे अंडर वैल्यू द कॉस्ट। अब जब उसके नुकसान को अंडर वैल्यू कर रहे हैं तो उसकी ओवर कंजप्शन कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा कंजप्शन करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, ओवर कंजप्शन होगी। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो फर्म्स भी ज़्यादा सिगरेट्स बनाएंगी। भाई जब लोग मांग रहे हैं सिगरेट्स, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि उनकी तबीयत पे क्या इफेक्ट होगा, उनकी हेल्थ डैमेज हो रही है, तो हम भी बनाते हैं, हमें तो प्रॉफिट है, हम थोड़ी ना सिगरेट पी रहे। तो अंडर सॉरी ओवर प्रोडक्शन भी होगी सिगरेट की। डिमांड बढ़ी, कंजप्शन बढ़ी, उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ी। जब कंजप्शन और प्रोडक्शन दोनों बढ़ गई तो ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गई। जहाँ पर 10 पैकेट बनना चाहिए थे सिगरेट के, अब मार्केट में 50 बन रहे हैं। क्यों? इंफॉर्मेशन फेलियर है। लोग इसकी कॉस्ट को इसकी जो कॉस्ट है उसको अंडर वैल्यू कर रहे हैं, कॉस्ट को अंडर वैल्यू कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवर कंजप्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो रही है एंड इवेंचुअली ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। ये मैं काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। एंड यू हैव टू मेक दिस चेन इन ऑर्डर टू गेट द एनालिसिस मार्क्स। एनालिसिस का मतलब यही होता है, चेन बनानी है ना आपने। तो उसके बाद ये आपने सारी बात कर दी मेरिट गुड की। अब ग्राफ बना लें इसका, वही सिंपल सा वैसे ही ग्राफ बनेगा। इसमें इसमें कोई नई बात तो नहीं है। प्राइस, क्वांटिटी, एमएसबी, एमएससी सॉरी, यहाँ पर एमएसबी आएगा आपका। अब क्या होगा, मार्जिनल प्राइवेट कंजप्शन ऑफ अल्कोहल से जो मुझे फ़ायदा है वो ज़्यादा है, सोशल बेनिफिट कम है। मुझे यूज़ करने से 10 का फ़ायदा मिल रहा है और सोशल इन टोटल 7 का फ़ायदा हो रहा है, 3 का नुकसान भी हो रहा है, एक्सटर्नल कॉस्ट भी। तो प्राइवेट बेनिफिट जो मेरा बेनिफिट है ना वो सोशल बेनिफिट से ज़्यादा है। जब प्राइवेट बेनिफिट सोशल बेनिफिट से ज़्यादा है तो प्राइवेट बेनिफिट की लाइन ऊपर होगी। पहले जो है मेरिट गुड में प्राइवेट बेनिफिट की लाइन एमएसबी से नीचे थी, तो यहाँ पर मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट की लाइन मैंने बना दी। यहाँ पर मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट की लाइन बना दी। तो अब यहाँ पर भी हम एम एस सी इक्वल्स टू एम पी सी कर लेंगे, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक्सटर्नल कॉस्ट हमारी ज़ीरो है। ये आपका एम एस बी एम एस सी जहाँ पर है, ये आपका सोशल ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए था। प्राइस सोशल और क्वांटिटी सोशल, ये आपकी सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ होना चाहिए था। बट इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग कि प्राइस, यहाँ पर देखें अगर कंजप्शन जो है वो हमारी ज़्यादा है क्वांटिटी मार्केट में, और ये हमारी प्राइस है, प्राइस इन मार्केट। और ये हमें क्लियरली शो कर रहा है कि हम ओवर कंजप्शन कर रहे हैं डीमेरिट गुड्स की, सिगरेट्स की, अल्कोहल्स की, जिसकी वजह से मार्केट फेलियर हो रहा है, मार्केट एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव नहीं हो रही। अब ये मसला तो हमने बता दिया। अब मार्केट फेलियर कहाँ पर है, यही क्वांटिटी, मार्केट की क्वांटिटी से ऊपर जाएंगे, ये वाला जो पार्ट है ये आपका मार्केट फेलियर है। विल हाईलाइट दिस इज योर मार्केट फेलियर, डेड वेट लॉस टू द सोसाइटी। उसके बाद इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसी ग्राफ में बना दें। वहाँ पर हमने सब्सिडी दी थी, अब इसको हमें महंगा करने के लिए टैक्स लगाना पड़ेगा। द गवर्नमेंट विल इम्पोज टैक्स, जिसकी वजह से टैक्स लगाएंगे तो क्या प्राइसेस बढ़ जाएंगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट पे आ जाएगी। अब ऐसे ग्राफ में कैसे बनेगा, ये टैक्स लगा, प्राइसेस बढ़ेगी, कॉस्ट ऊपर जाएगी, तो आपकी जो सप्लाई है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगी। तो ये एमपीसी प्राइवेट कॉस्ट एक कंपनी की प्लस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लिखना है यहाँ पर पूरा। टैक्स लगने से अब आपकी क्वांटिटी जो है वो ऊपर जाएगी, सप्लाई कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होगा। एंड नाउ you notice where will be the new equilibrium. This is the new equilibrium. इस, इस लाइन को हमें ना कोशिश करने की हम एग्जैक्ट उस जगह पे बनाएं जहाँ पर सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट मौजूद है पहले से। ये आपकी आएगी यहाँ पर तकरीबन ये। तो अब आपकी यहाँ पर आएगी प्राइस, प्राइस M1 एंड दिस वुड बी योर क्वांटिटी। ये वापस जो है आपकी
क्यू एम से क्यू एस पे चलाएंगे, यू विल बी बैक टू दी सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। इस पार्ट को हाईलाइट करते हैं। ये क्या है, आपका एक्सटर्नल कॉस्ट है, ये आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट थी कंजप्शन की वजह से। और ये पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी क्या है, टैक्स है। जो वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स, दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स यू हैव व्हिच द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड। ये आपका टैक्स आ गया। एंड नाउ द डेड वेट लॉस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू टैक्स। अब इस पे भी हम जो है इवैल्यूएशन में यही बात करेंगे कि एक्सटर्नल कॉस्ट की वैल्यू निकालना मुश्किल है, जिसकी वजह से टैक्स की वैल्यू निकालना मुश्किल होगी। ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो वो क्या नाम है, ब्लैक मार्केट्स क्रिएट होएंगे, कम टैक्स लगाएंगे तो वो इनएफिशिएंट रहेगा। ये हमने वैल्यूएशन में बात करनी है। सही है। अब यहाँ पर आपकी जो है पूरा आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। आपका नॉलेज एनालिस नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। पहले अगर हम क्वेश्चन में जाएं, क्या किया हमने पहले, एलोकेटिव एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी समझाई, एलोकेटिव प्रोडक्टिव, फिर हमने बताया कि भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन से पहले मतलब विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे अचीव होगी, एक ही मॉडल में अचीव होगी जो कि है परफेक्ट कंपटीशन। उसमें हमने बताया कैसे अचीव होगी। फिर हम बताएंगे नहीं भाई, परफेक्ट कंपटीशन के अलावा बाकी जो रियलिटी है उसमें ऐसा नहीं होता, मार्केट फेलियर होता है और इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव नहीं होती। 4 फेजेस हैं मार्केट फेलियर के, उसमें से कोई 2 को हमने एक्सप्लेन किया, एक्सटर्नैलिटीज, मेरिट एंड डीमेरिट गुड, इसको हमने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया। एंड हाउ द गवर्नमेंट विल इंटरवीन एंड करेक्ट दिस मार्केट फेलियर, वो भी हमने एक्सप्लेन किया साथ। अब इवैल्यूएशन की बात आई थी। इवैल्यूएशन में मैंने क्या बोला था, यू हैव टू अपोज द आंसर, you have to oppose what you have written। पहले तो हम यही बोल देंगे फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, इवैल्यूएशन में ज़्यादा नहीं लिखना होता, 6 मार्क्स की इवैल्यूएशन है तो 3 कोई पॉइंट्स आपने सॉलिड लिखने हैं, अच्छी एक्सप्लेनेशन करनी है, एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन के 2 मार्क्स मिलेंगे, और फिर लास्ट में एक कंक्लूजन पैराग्राफ लिखना है। ओके, तो पहली बात तो हम लिख देंगे कि जो परफेक्ट कंपटीशन का मॉडल है, दिस इज ओनली थ्योरेटिकली करेक्ट बट इन रियलिटी इट डज नॉट एग्जिस्ट। मेरिट डीमेरिट गुड एक्सटर्नैलिटीज़ का बताया, तो इसमें अब आप क्या लिमिटेशंस है वो बताएंगे। सब्सिडी में जो है वो एक्सटर्नल बेनिफिट मेजर करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट निकालना एक्सटर्नल बेनिफिट की, वो मेजर करना मुश्किल है, जिसकी वजह से सब्सिडी भी आप जो है वो गलत कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर सब्सिडी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। हो सकता है कि आप जो है एजुकेशन में सब्सिडी देने की बजाय इस पैसे को आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर लेते, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते, अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर देते पैसा, तो ये सब्सिडी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब दूसरी बात आपने क्या लिखी थी, दूसरी पॉलिसी आपने लिखी थी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स भाई ये डिपेंड करता है, ज़रूरी थोड़ी इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से गारंटीड नहीं है कि एक प्रोडक्ट की कंजप्शन रुक जाए। कोई बंदा अल्कोहल पी रहा है, आप उसकी 10 से आप प्राइस 12 कर देते हो, 15 कर देते हो, तो इफ़ द प्रोडक्ट इज़ एडिक्टिव, इसका मतलब इट इज़ प्राइस इन इलास्टिक, प्राइस के चेंज होने से इतना क्वांटिटी में फ़र्क नहीं आएगा, तो स्टिल देयर विल बी मार्केट फेलियर इन दी होल प्राइवेट सेक्टर अगर प्रोडक्ट्स एडिक्टिव हैं सच एज अल्कोहल एंड दूसरी एग्जांपल आपकी सिगरेट्स की होती है। उसके बाद वही एक्सटर्नल कॉस्ट मेजर करना मुश्किल है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करना मुश्किल है। ये एक बात लिख सकते हैं आप। प्राइस इलास्टिसिटी की बात लिखनी है कि प्राइस इन इलास्टिक गुड्स जो हैं वो इनफेक्टिव होगी। प्राइस इन इलास्टिक गुड्स, इस पे जो है टैक्स इतना काम नहीं करेगा। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स भी आपने पता लगाना है कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स आपने कितना देना है, कितना इम्पोज करना है। फॉर एग्जांपल अगर टू मच टैक्स है, टू मच टैक्स, तो ब्लैक मार्केट्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, लोग इलीगली जो है वो अल्कोहल्स और सिगरेट्स को जो है वो बेचेंगे, और फिर लोग इलीगली अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, कम प्राइस पे खरीदेंगे भी बेचेंगे भी, तो ब्लैक मार्केट्स क्रिएट हो जाएंगी, ब्लैक मार्केट्स। और अगर टू लो आपने टैक्स बहुत ही कम लगा दिया, आप किसी भी रीज़न से एक्सटर्नल कॉस्ट सही से मेजर नहीं कर पाए,
तो आपकी पॉलिसी लगाने का फ़ायदा ही नहीं है, इनफेक्टिव होगी। इनफेक्टिव पॉलिसी है भाई। 10 रुपए की सिगरेट है, आपने 11 रुपए कर दी टैक्स लगा के, दैट वोंट क्रिएट अ लार्ज डिफरेंस इन कंजप्शन, स्पेशली अगर वो प्राइस इनलास्टिक है। तो आपने जो बातें ऊपर लिखी है आपने उसको पोस्ट कर दी है, यू विल गेट द एवेल्युएशन मार्क्स। तो ये एक तरीका है, एक परफेक्ट, परफेक्ट तो नहीं बोल सकते इसको, नो आंसर इज परफेक्ट इन इकोनॉमिक्स, बट अपर अपर बैंड मार्क्स जो हमने पहले डिस्कस किया था ना कि 15 to 20 मार्कर अगर आपको अचीव करने हैं, तो ये सारी बातें जो हमने लिखी हैं ये यू हैव टू एक्सप्लेन दिस, और ये तकरीबन 6 to 7 पेजेस पे तो आएगा लाजमी अगर आप अच्छी एक्सप्लेनेशन रखते हो। एंड नाउ आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड दी सैम्पल आंसर। ये पूरा आंसर जो है मैंने लिखा हुआ है। We'll discuss this in just 2 minutes, or I have uploaded this on the drive and also included the link in the description. You can go there and download this PDF. It's completely free. And you still have questions, you can ask me. You can ask me in comments. I'll mention my email below. अच्छा, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब ये देखो, इकोनॉमिक एफिशिएंसी आपने एक्सप्लेन किया क्या होता है कि बेस्ट पॉसिबल वे दैट मैक्सिमम टोटल वेलफेयर इज अचीव्ड, मीनिंग दैट प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव बोथ आर बीइंग अचीव्ड। ये बात आपने बता दी। अब एलोकेटिव आपने एक्सप्लेन कर दिया। सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट इज बीइंग प्रोड्यूस, डिमांड इक्वल सप्लाई, कैसे पी इक्वल्स टू एम सी से हो सकता है, या फिर एम एस बी इक्वल्स टू एम एस सी। अब ये आपने शोन इन डायग्राम वन बना दिया, एम एस बी इक्वल्स टू एम एस सी। ये वाला आप ज़्यादा अगर बना लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आपने नीचे भी जो है मार्केट फेलियर का आपने जिक्र किया, एंड दिस इज़ अ लॉट ईजियर। अच्छा, उसके बाद यू हैव टू explain productive efficiency is achieved when a firm operates at the minimum point of its average cost, so no resources are being wasted and output is produced as cheaply as possible, जो कि इस पॉइंट पे होगा ना, ये आपका AC यहाँ मिनिमम हिट होगा, AC वापस ऊपर जाएगा, दिस इज योर एलोकेटिवली एफिशिएंट पॉइंट, और इन अदर वर्ड्स AC इज इक्वल्स टू MC, शोन इन डायग्राम टू। जहाँ पर डायग्राम बना सकते हो वहाँ बना रहे। ये आपने पहले पेज में आपने इसकी जिक्र कर दिया। उसके बाद यू विल मूव टू परफेक्ट कंपटीशन मॉडल, ठीक है। अच्छा, both allocative efficiency and productive efficiency can be achieved without government intervention only under the model of perfect competition। परफेक्ट कंपटीशन में आपने दिखाना है कि भाई कैसे अचीव होगा, वही पहले परफेक्ट कंपटीशन को पूरा डिफाइन किया, उसके फीचर्स लिखे, उसकी दो तीन फीचर्स लिखे, मैनी बायर्स, मैनी सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट। फिर उसके बाद आपने एजम्पशंस लिख दी, द मॉडल एज्यूम्स देयर इज परफेक्ट इंफॉर्मेशन अमंग कंज्यूमर्स, रैशनल बिहेवियर्स ऑफ कंज्यूमर, एंड देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। थोड़ा सा आपने परफेक्ट कंपटीशन को इंट्रोडक्शन दी, फीचर्स बताए, अजम्पशंस बताई दो तीन, एंड यू आर डन विद द इंट्रोडक्शन। ज़्यादा लंबी नहीं करनी, यू हैव टू बी प्रिसाइज, यू डोंट हैव टाइम इन एग्जाम्स। अब उसके बाद आपने लॉन्ग रन शॉर्ट रन वाली जो हमने पूरी बात की है सिनेरियो, वो आपने डिस्कस करना है। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट में रीच करने के बाद AC आपकी मिनिमम से गुजर रही है, आप उस क्वांटिटी पे बना रहे हो जहाँ AC मिनिमम है, सो दैट मीन्स यू आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, एंड योर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई एट दिस पॉइंट, और P इक्वल्स टू एम सी हो रहा है आपका। P इक्वल्स टू एम सी कहाँ हो रहा है, ये P है एंड दिस इज एम सी, ये बराबर हो रही है, तो यू आर एलोकेटिवली एफिशिएंट एज वेल। या यहाँ पर थ्योरी में ये बात समझा दी, ये सारी बात यहाँ थ्योरी में समझा दी, एंड देन आपने लॉन्ग रन, सिमिलरली फर्म्स मेक अ लॉस, अगर शॉर्ट रन में लॉस कर रहे हैं वो P इज लेस देन AC, तो फर्म्स जो है एग्जिट करेंगी इंडस्ट्री, सप्लाई अपवर्ड शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे एंड इवेंचुअली दे विल रीच टू नॉर्मल प्रॉफिट। दो तीन लाइनों में ये भी समझा दिया। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में कैसे एफिशिएंसी अचीव हो रही है ये आपने लिख दिया। तो परफेक्ट कंपटीशन की जो जिक्र है, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन यू आर डन विद इट, यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा, after you have explained the perfect competition, you have to explain about the market failures। भाई इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है वो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में अचीव होगी, बाकी मार्केट में नहीं अचीव होगी, क्योंकि देयर इज मार्केट फेलियर एंड द फ्री मार्केट्स फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज यूजिंग द प्राइस मैकेनिज्म। अब क्या रीजंस है मार्केट फेलियर के एक्सटर्नैलिटीज हैं, मेरिट एंड डीमेरिट, नॉन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड मोनोपोली पावर। ये आपने चारों मेंशन करने, डिफाइन करने, बट यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज, लेकिन यू हैव टू मेंशन दीज फोर core reasons of market failure। एंड देन ऑफ कोर्स आपको मेरिट गुड, डीमेरिट गुड
समझाना है। अच्छा, मेरिट गुड्स के बारे में जिक्र करना है आपने। मेरिट गुड्स क्रिएट्स पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, आपने पूरी एक्सप्लेनेशन अब करनी है। अब कैसे MSB इज ग्रेटर देन MPB, एक्सटर्नल बेनिफिट होता है कंजम्पशन से टू द थर्ड पार्टीज, आल्सो नोन एज एक्सटर्नल बेनिफिट। एंड देन यू हैव टू मेक द चेन एनालिसिस कि इंफॉर्मेशन फेलियर होती है, उसके बाद अंडर वैल्यू गुड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, दे अंडर कंज्यूम इट, अंडर प्रोडक्शन होती है उसकी, एंड ओवरऑल अंडर एलोकेशन होती है ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन एंड अंडर कंजम्पशन ऑफ द गुड। उसके बाद दिस लीड्स टू मार्केट फेलियर एंड एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। एंड हियर यू हैव टू मेक द डायग्राम्स। ये मार्केट फेलियर का डायग्राम है एंड दिस इज द करेक्शन ऑफ दिस मार्केट फेलियर। यहाँ पर मार्केट कैसे फेल हुई, वही डायग्राम जो हमने पहले बनाया था, अपनी सब्सिडी लगा के कैसे वो सारे आपको अपनी इंग्लिश वर्ड्स में आपने बताना है कि भाई डायग्राम 5 में सोशली ऑप्टिमम लेवल ये था, MSB इक्वल MSC पे ऑपरेट कर रहे थे, बट मार्केट जो है यहाँ पर दे रही थी इन्फॉर्मेशन फेलियर था, दिस एंड दैट। अब करेक्शन करनी है इस मार्केट की, उसका भी एक छोटा सा पैराग्राफ बता दिए कि कैसे इस मार्केट को करेक्ट करेंगे। एक्सप्लेनेशन हो गई मेरिट गुड्स की। अब डीमेरिट गुड्स भी समझाओ उसको, मेरिट गुड्स पे तो कहानी नहीं रुकती ना। डीमेरिट गुड्स में क्या है, वही सारी बातें उसकी ऑपोजिट हो जाएंगी सब। ओवर प्रोडक्शन, अंडर की जगह ओवर प्रोडक्शन, ओवर कंजप्शन, ओवर एलोकेशन, वही चेन एनालिसिस सारा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने डायग्राम बना दी। अच्छा, यहाँ पर मैंने डायग्राम क्या किया कि जो दोनों डायग्राम है ना वो कंबाइन करके बना दी, मतलब ताकि आप लोग को पता चल सके कि कंबाइंड डायग्राम में एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है और अलग अलग करके एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है। एग्जाम में क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा अलग अलग बनाने के लिए, तो मे बी यू विल हैव टू मेक दिस कंबाइंड डायग्राम। तो सेवंथ डायग्राम यहाँ पर कैसे MSC इक्वल्स टू MPC था पहले, MPB जो है ये आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था। उसके बाद द गवर्नमेंट इम्पोज्ड टैक्स, ये आपका इक्विलिब्रियम बन गया, द प्राइसेस इंक्रीज्ड एंड द क्वांटिटी डिक्रीज्ड बैक टू द सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। यू रीड दिस इज वेरी इजी इंग्लिश। उसके बाद आपने आपका नॉलेज वाला पार्ट आपका खत्म, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग प्लस एनालिसिस खत्म। परफेक्ट कंपटीशन एंड मार्केट फेलियर आपने डिस्क्राइब कर दिया। एक वजह बता दी कि कैसे गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बगैर इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव हो सकती है। एक वजह बता दी कि भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बगैर इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं अचीव हो सकती है, एलोकेटिव इनएफिशिएंट होंगे। और एलोकेटिव एफिशिएंट होने के लिए क्या पॉलिसीज इस्तेमाल करेंगे, हाउ टू करेक्ट द फेलियर, वो भी समझानी है साथ, एंड यू हैव एक्सप्लेन टिल हियर। उसके बाद लास्ट में जो है आपकी वैल्यूएशन की बात आती है। ऐसे ज़रूरी नहीं है लास्ट पैराग्राफ में आपको वैल्यूएशन के मार्क्स मिले, ऊपर हो सकता है आपने ऊपर भी वैल्यूएटिव पॉइंट्स मेंशन कर दिए हों। उसके बाद आपने बताया कि भाई वही सारी बात है कि लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में अचीव हो जाएगा, बट ये थ्योरी है, रियल में अनरियलिस्टिक है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। रियलिटी में जो मार्केट्स होती हैं वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, दे रिक्वायर गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू अचीव एलोकेटिव एफिशिएंसी। एंड क्या मोड्स ऑफ इंटरवेंशन है, वही सबसे जो हमने एग्जांपल्स दिए मेरिट एंड डीमेरिट की, तो हम उसी के बताएंगे कि हमने सब्सिडी दी और हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए। उसके बाद सब्सिडी में क्या मसले आते हैं वो हमने लिख दिए कि भाई एक्सटर्नल बेनिफिट मेजर करना मुश्किल है। पहले तो ये लिख दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फंड्स जो है दिस कुड बी यूज्ड एल्सवेयर सच एज हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी आपने यही जिक्र किया, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। प्राइस इलास्टिसिटी का जिक्र किया कि भाई एडिक्टिव है अगर, तो फिर प्राइस इनलास्टिक होगी इसकी डिमांड, एंड देन हेंस अगर आप टैक्स सही अमाउंट में नहीं लगा सके इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स सच एज ब्लैक मार्केट्स। तो बड़ी सिंपल इंग्लिश है, आपको सारा उसमें लिखना है, इंग्लिश में लिखना है जो हमने सारी बातें पहले की हैं। And you even don't need a textbook after you have watched this video to write this answer. You can literally use ChatGPT for the explanation, for the definitions and the content. That's all. उसके बाद कंक्लूजन, आपने कंक्लूजन एक छोटा सा पैराग्राफ देना है, इसका मार्क नहीं है, बट यू हैव टू मेक दिस कंक्लूजन so that the examiner is aware of what you have written in the whole answer. To conclude, other than perfect competitive model theory, government intervention are required to achieve economic efficiency, such as providing subsidies, imposing taxes, and price controls and regulations to control monopoly powers. अच्छा, मोनोपली पावर्स का भी जिक्र कर दिया कि सिर्फ मोनोपली पावर्स भी तो होती थी जो मार्केट फेलियर करती थी, तो उसके ऊपर आप सब्सिडी वगैरह तो नहीं लगाते, आप रेगुलेशंस वहाँ लगाते हैं। वहाँ पर आप प्राइसेस को कम करते हैं, क्वांटिटी को वापस बढ़ाते हैं, तो गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करती है वहाँ पर, दैट इज ऑल्सो मोड ऑफ इंटरवेंशन। सो दिस इज डन टू प्रोवाइड रिसोर्सेस that are allocated in the best possible way for the society, and this is the definition of economic efficiency. तो जो सवाल उसने पूछा था वो हमने आंसर कर दिया कि नहीं भाई
सिर्फ गवर्नमेंट इंटरवेंशन से जो है वो कभी भी अचीव नहीं होगी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, क्या रास्ते हैं, क्या वेज हैं, यू हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ दैट एंड दिस इज द 20 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है। I'll upload that question in maybe a few days. अच्छा, इसका जो model answer है ये I'll upload on my Google Drive. You can download it, and if you do have any questions, please free to contact me. I'll mention my email down below. And that's all for today. Let's meet you in next video. We have covered a lot of essay tips in the answer. बहुत detailed explanation की है, पूरे topics revise किए हैं mostly हमने. So even if you guys find any difficulty, you can contact me. Hopefully this video was helpful to you. Okay, take care. Bye bye.